चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में अपने सभी समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके मध्य जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण एवं भारत। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत का बाजार एक बंद बाजार था, यानी कैसा था? क्लोज मार्केट, बंद बाजार था, जिसमें तकनीक विदेशों से आती थी परंतु प्रबंध नहीं आ पाता था। लेकिन इस नीति के लागू होने से अनेक बहुराष्ट्रीय निगम भारत आने की तैयारी में हैं। कई बहुराष्ट्रीय निगम जो पहले भारत की नीति के कारण यहाँ से चले गए थे, जैसे कोक है, कोला है और IBM है, वो लौट करके फिर से भारत आ गए। यहाँ पहले से भी कई निगम हैं जो कार्यशील हैं, जैसे ABB, प्रॉक्टर एवं गैम्बल, लिप्टन, मदुरा कोट्स आदि। अब यह पुरानी बहुराष्ट्रीय निगम की पूंजी का प्रतिशत बढ़ाकर प्रबंध नियंत्रण के अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो भारत में 20 उद्योग ऐसे हैं जहां नवीन आर्थिक नीति के लागू होने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असर तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए है हिंदुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्धी टाटा ऑयल मिल्स सहित कई कंपनियों को अपने समूह में ले लिया। इस प्रकार आइसक्रीम बाजार में भी लीवर समूह द्वारा क्वालिटी द्वारा बनाए गए बाजार के सहारे बॉल्स को जमाया जाता है, क्योंकि बॉल्स ने भारतीय क्वालिटी आइसक्रीम को खरीद लिया है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बातें बताई हैं। अब मैं वैश्वीकरण और भारत का क्या संबंध है, क्या प्रभाव है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करती हूँ। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण ने विश्व के कृषि निर्यात में भारत का जो भी अंश है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण और कृषि वस्तुओं का विदेशी व्यापार कैसा है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, और इस तरह से हम टोटली वैश्वीकरण और भारतीय कृषि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर वैश्वीकरण से किस प्रकार प्रभावित हुई है उस पर बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के उपरांत भारतीय कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास की जो दरें हैं निम्न या अस्थिर बनी हुई हैं। आर्थिक सुधारों से पूर्व 7वीं योजना के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि 3.2% थी, जो घटकर 1990 से 1992 के उपरांत 1.3% रह गई। यह वृद्धि दर 8वीं योजना के दौरान बढ़कर 4.7% हो गई। 9वीं योजना में के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर पुनः घटकर 2.1 रह गई, है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान 4% की वार्षिक विकास दर से के लक्ष्य की तुलना में कृषि विकास दर पहले वर्ष में नकारात्मक थी। वर्ष 2003 से 4 में कृषि विकास दर बढ़कर 10.0% के स्तर पर आ गई, जो इस वर्ष के अनुकूल मानसून का प्रतिफल दी। कृषि में मानसून का बहुत प्रभाव होता है, परंतु वर्ष 2004 और 5 में मानसून के प्रतिकूल रहने के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भारी गिरावट आई और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर
0% के स्तर पर आ गई। वर्ष 2005 और 6 में देखें, 6 और 7 में देखें तो पता चलता है कि 6.0% तथा 2.7% क्रमशः उत्पादन दर रही। और इसी तरह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर 2.4% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास दर 3.6 रहा। 2012 और 13 में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 1.8% रही। इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन कम रहा। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट गया। स्पष्टतः आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण के काल में कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तथा यह क्षेत्र प्राय उपेक्षित सा रहा। तो इसका फर्क इसमें आना ही था। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर क्या रहे हैं। देश में खाद्यान्न उत्पादन जो 1980 और 81 में 1,296 लाख टन था, वह बढ़कर के 90 और 91 में 1,764 लाख टन हो गया। इस तरह इस दशक में खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.1% वार्षिक वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1990 और 91 में 1,764 लाख टन हो गई। 2001 में ये 1,968 टन हो गई और इसमें 1.0% का औसत वार्षिक वृद्धि हुई, जो कि जनसंख्या की वृद्धि दर 1.95% से कम थी। इसी तरह 2000 से 2001 की अपेक्षा वर्ष 2001 और 2 में खाद्यान्नों का उत्पादन 2,129 लाख टन हो गया, जबकि 2002 और 3 में ये 1,748 ही रह गया। तो इस तरह से उतार चढ़ाव इसमें चलता रहा। अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न फसलों के उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। खाद्यान्न में जैसे चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दाल हैं, तिलहन है, गन्ना है, कपास है, जूट है और मेस्ता है। तो इन सब में आपको मैं वर्ष के हिसाब से बता देती हूँ। तो 1980 और 81 में खाद्यान्न में चावल 3.3, गेहूँ 4.3, मोटे अनाज 1.2, दालें 3.0 और इसी तरह से 90-91 में देखिए 2.919, 2.09, 4.52 और 0.08। तो ये उतार चढ़ाव इन सब में चलता रहा है। अब देखिए जब ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ तो इसमें सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया। दूसरे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी का निर्माण भी किया गया। तीसरे देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाबार्ड। नाबार्ड ने ग्रामीण आधार संरचना और विकास निधि में 13,500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, परंतु वह इसका केवल 30% ही उपयोग कर पाए। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कृषि विकास के लिए निवेश में गिरावट इस उद्देश्य से लाई गई कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाली कमी की निजी क्षेत्र क्षतिपूर्ति कर देगा तथा सिंचाई आदि का विस्तार करेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा विशेषकर पिछड़े राज्यों में, विशेषकर बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दरों पर मंद प्रभाव पड़ा। तो ये मैंने आपको कुछ फसलों नाबार्ड वाली पोजीशन बता दी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं वैश्वीकरण और कृषि वस्तुओं का विदेशी व्यापार कैसा रहा। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण